नमस्कार दोस्तों, जय श्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो 17/4/2021 को पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल मेंटेनर पोस्ट के लिए, उसका हमने 40 क्वेश्चनों तक सॉल्यूशन कर लिया था। अब सॉल्यूशन करेंगे इससे आगे और यहाँ से हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। तो KWH मीटर को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि KWH जो मीटर होता है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है या किया जा सकता है। जो भी KWH मीटर और ये एक प्रकार का एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी मीटर हो गए, ये मीटर होते हैं एक प्रकार के इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये समाकलित टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दिखाया गया है कि पोलराइज्ड जो इंडेक्स होता है उसे किस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। जो कि पोलराइज्ड इंडक्शन होता है PI बराबर होता है, ये होता है जो 10 मिनट की रीडिंग होती है, 10 मिनट की रीडिंग अपॉन 1 मिनट में रीडिंग, इसका रेशियो होता है। 1 मिनट की रीडिंग का रेशियो होता है, तो इसे हम पोलराइजर इंडेक्स कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 फॉर्म फैक्टर का मान ज्ञात करें यदि मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है। तो यहाँ से फॉर्म फैक्टर की वैल्यू ज्ञात करवा। देखो फॉर्म फैक्टर होता है यहाँ से RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। तो इसका जो रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में। अगर मैं बात करूँ साइनसोइडल वेव के लिए, फुल वेव के लिए, तो उसका वैल्यू होता है 1.11 होता है। ठीक है, यहाँ से होता है फुल वेव के लिए। अगर मैं बात करूँ हाफ वेव के लिए, तो हाफ वेव के लिए होता है 1.57। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसका साइनसोइडल फुल वेव के लिए ये होता है फुल वेव के लिए, और ये होता है हाफ, ठीक है, हाफ वेव के लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन फुल वेव के लिए तो मैच कर नहीं रहा, तो यहाँ से आ रहा है अपना 1.57 हाफ वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ से आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 इंसुलेटिंग ऑयल में मुख्य सामग्री निम्न होती है। जो एक इंसुलेटिंग ऑयल होते हैं उसमें मुख्य रूप से सामग्री होती है। तो उसके लिए देखते हैं, उसके लिए हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, उसमें सैचुरेटेड ऑयल होता है एक प्रकार का। तो यहाँ से देखते हैं तो इसमें होता है नेफ्ता, ठीक है, एरोमेटिक और पैराफिन, ये मटेरियल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन C का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 वाट मापी को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो कि वाट मीटर होता है एक प्रकार के, ये होते हैं वाट मीटर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये, ठीक है, तो ये होते हैं इंडिकेटिंग टाइप प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन A संकेतिक उपकरण होते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 एक तार के किस मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वोल्टेज पात कम हो जाए। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि एक तार में इसमें से कौन से मापदंड को बढ़ाया जाए जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो। तो हम जानते हैं कोई भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है ρL/A। कहने का मतलब रो क्या है, इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और लेंथ इसकी, रेजिस्टेंस वायर की लेंथ है, और A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम जानते हैं अगर लेंथ बढ़ती है, ठीक है, तो लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर घटता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि हमें क्या करना है कि वोल्टेज ड्रॉप को कम करना है। तो अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप कम करूंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाऊंगा और रेजिस्टेंस को घटाऊंगा। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी।
तो जब रजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी तो IRA ड्रॉप भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर बढ़ाते हैं तो रजिस्टेंस की वैल्यू घटती है, जिसके कारण क्या होता है, ड्रॉप भी घटता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 आता है। तो देखते हैं इसमें कि आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए, यानी इमरजेंसी स्थिति के लिए जो सब स्टेशन होते हैं उसमें कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए। तो वहाँ से होता है अपना फर्स्ट एड जो पैकेट होती है उसे हमें रखनी चाहिए। तो इसके लिए होता है फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है उसे हमें रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ से 48 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में एसी ट्रांसमिशन लाइन के लाभ को परिभाषित करता है। तो इनमें से कौन सा डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में एसी ट्रांसमिशन के लाभ को परिभाषित करता है, जो कि देखते हैं यहाँ से कि जो डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली क्या होती है, अधिक जटिल होती है और महंगी पड़ती है। तो ये होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि डीसी में हमें क्या करना है कि स्टेप अप करने में कई प्रॉब्लम आती हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ से ये महंगी पड़ती है। और इसका जो इसका रेक्टिफिकेशन होता है वो महंगा पड़ता है। और इसमें जो फॉल्ट भी इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट होने के कारण महंगा पड़ता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। आरएमएस मान और एवरेज मान का जो अनुपात होता है उसको परिभाषित किया जा सकता है। अभी बताया मैंने कि फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, और एवरेज वैल्यू, इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो फॉर्म फैक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। मैं बात करूँ फॉर्म फैक्टर साइनोसोडियल के लिए, तो साइनोसोडियल में फुल वेव के लिए होता है 1.11 और हाफ वेव के लिए होता है 1.57। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। एक तार में वोल्टेज पात क्या होगा यदि सर्किट बॉक्स 37 फीट दूर सॉकेट को 120 वोल्ट की आपूर्ति करता हो, पिन को यदि 115 वोल्ट की वोल्टेज प्राप्त होती है। तो यहाँ से देखते हैं कि एक तार में वोल्टेज ड्रॉप पूछा है जो बॉक्स से 37 फीट दूरी पर है, और यदि पिन की वोल्टेज, ठीक है, 120 वोल्ट आपूर्ति कर रहा है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज 120 है, और जो सॉकेट में मिल रहा है अपन को 115 वोल्टेज प्राप्त हो रही है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक वायर है, यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है इसकी लंबाई मान लेते हैं L, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज VA है, यहाँ पर वोल्टेज VB है, और इसका जो वायर का रेजिस्टेंस है R है, उसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो हमें निकालना होता है इसका वोल्टेज ड्रॉप VA से लेकर VB तक। तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा VA माइनस VB, यहाँ से आएगा। तो हमें पता चल रहा है कि जो प्रारंभिक फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू है 120 वोल्ट और सेकंड पॉइंट की वैल्यू 115। तो यहाँ से मैं लिखूँगा VAB बराबर आएगा 120 माइनस 115 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 5 वोल्ट का इसमें ड्रॉप होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51। तार के रोधन प्रतिरोध को कौन सा सूत्र सही तरीके से परिभाषित करता है, जो कि तार का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको हम कौन से सूत्र से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है रो अपॉन 2πL, ठीक है, log D अपॉन R। तो ये होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो मेगा ओम में होती है। तो वो डिपेंड कि किस को परिभाषित करता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो कंडक्टर में जो करंट लीकेज करंट फ्लो होती है उसको रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा वोल्ट में वोल्टता आपूर्ति और लीकेज धारा के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर खालिस्तान पर घूर्णन करता है। तो ध्यान रखना, 3 फेज मोटर होता है उसका स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है, जबकि रोटर क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट करता है। ठीक है, जिसके कारण हमें स्लिप प्राप्त होती है। तो यही होता है कि सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर ये रोटेट करेगा रोटर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53। भारत मानक के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर खालिस्तान होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है स्टैंडर्ड, ठीक है, मान के अनुसार कितना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है 11 kV, ठीक है, ऑब्लिक होता है या 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट, ये होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, JFET को चलाने के लिए किस मापदंड का उपयोग किया जाता है। तो JFET यानी जंक्शन, JFET की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये डिपेंड करता, यानी कि ये चलाने के लिए इसमें हमें रिक्वायर होती है वोल्टेज की। ठीक है, तो इससे ये जो इक्विपमेंट या जो ये डिवाइस होती है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, ये होती है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55। AC सर्किट ब्रेकर DC सर्किट ब्रेकरों की तुलना में होते हैं। तो जो AC सर्किट ब्रेकर होते हैं DC सर्किट ब्रेकर की तुलना में सस्ते होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। पावर एम्पलीफायर में किस वर्ग में सबसे अधिक दक्षता प्राप्त होती है। तो जो कि पावर एम्पलीफायर है उसको हम 4 प्रकार से बांटा गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और, ठीक है, या क्लास AB। ठीक है, इन प्रकार से इनमें 4 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्लास C की। तो क्लास C की एम्पलीफायर की दक्षता 78.5 से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्लास C एम्पलीफायर की दक्षता सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। क्रेन में उच्च टॉर्क विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सी मोटर अधिक उपयुक्त होती है। तो जो क्रेन में हाई टॉर्क या उच्च टॉर्क विकसित करने के लिए कौन सी DC मोटर उपयुक्त होती है, उसके लिए DC सीरीज मोटर उपयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि उच्च टॉर्क के लिए हम DC सीरीज मोटरों का ही उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58। जब एक मोटर चालू की जाती है तो उसके आर्मेचर टर्मिनलों पर जो काउंटर EMF होता है, तो क्या होता है स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है, मोटर की बात कर रहा है स्टार्टिंग के टाइम पे, जो स्टार्टिंग जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम क्यों होती है, उस समय जो बैक EMF होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जिसके कारण क्या होती है मोटर होती है फुल करंट लेती है। ठीक है, मैक्सिमम करंट लेती है, जिसके कारण क्या होती है उसकी जलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए मोटर में को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए स्टार्टिंग के टाइम पे बैक EMF 0 होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59। एक आर्मेचर चालक में प्रेरित EMF की दिशा का निर्धारण निम्न की सहायता से किया जा सकता है। यानी कि एक आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60। DC मशीन के आघूर्ण और आर्मेचर धारा की कैरेक्टरिस्टिक को इस नाम से जाना जाता है। तो देखो DC मशीन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, DC मशीन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क वर्सेज होता है, ठीक है, आर्मेचर धारा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होता है, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड और वर्सेज होता है आर्मेचर धारा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है टॉर्क वर्सेज होती है स्पीड। तो ये 3 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसे हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो तीसरे नंबर की होती है इसे हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, क्योंकि टॉर्क और आर्मेचर धारा की कैरेक्टरिस्टिक को हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61।
1 घंटे और 20 मिनट के लिए 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर क्रोमियम का 2.16 ग्राम मुक्त होता है, तो क्रोमियम के विद्युत रासायनिक तुल्यांक मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ज्ञात करवा रहा है, जेड की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। जेड बराबर होता है एम अपॉन, ठीक है, आई इंटू टी। इसकी ये वैल्यू इससे निकलेगी, जिसका जो मात्रक होगा ग्राम पर कूलाम। तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, जो कि फैराडे का प्रथम नियम से हमें पता चलता है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आई और टी की जो प्रोडक्ट होगा वो चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू होगी आई इंटू टी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर, तो आई की वैल्यू हमें दे रखी है 5 एम्पियर। ठीक है, इंटू यहाँ से क्या होगा, 1 घंटे और 20 मिनट को मैं सेकंडों में बदलता हूँ, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4800 सेकंड। 4800 सेकंड, तो जब इसकी वैल्यू आएगी तो इसको गुणा करूँगा तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 24,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना होता है जेड की वैल्यू। तो जेड बराबर आएगा कि इसमें मुक्त पदार्थ की मात्रा दे रखी है 2.16 अपॉन में 24,000। ठीक है, तो 24,000 का भाग दूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00009। तो ये वैल्यू आएगी। जब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 9 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, यहाँ से ग्राम पर कूलाम भी लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की तुलना में, ठीक है, अधिक कुशल होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि एसी ट्रांसमिशन डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63। ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में ईएमएफ खालिस्तान के कारण प्रेरित होता है। देखो, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंड्यूस्ड जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होता है, जो अल्टरनेटिंग प्रकार का होता है, उसके कारण प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64। आवर्ती प्रत्यावर्ती मात्रा की खालिस्तान व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो टाइम पीरियड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। मैं बात करूँ साइनसोइडल वेव के लिए, ठीक है, 50 हर्ट्ज साइकिल के लिए इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो यहाँ से होता है 20 मिली सेकेंड होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए जो अपना जो टाइम पीरियड होता है वो 20 मिली सेकेंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65। यदि E1 की वैल्यू दे रखी है ए साइन ओमेगा टी और E2 की वैल्यू दे रखी है ए साइन ओमेगा टी -5, तो निम्न में से क्या सही है। तो देखो, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है। तो हमें E1 को हम रेफरेंस वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दे रखा है ओमेगा टी पर इसकी वैल्यू है E1। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं ओमेगा टी से -5, ठीक है, दे रखा है इसमें। तो यहाँ से ये है अपना E2 5 डिग्री क्या है, लैगिंग है। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ, ठीक है, E2 की वैल्यू E1 से 5 डिग्री क्या है, लैग है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं E2 की वैल्यू 5 से क्या है, ये पीछे है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66। विद्युत स्तरीय हीटर सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा रहता है। तो इसके लिए देखो, केबल की बात करूँ मैं, तो जो कॉटन सिल्क कवर्ड होती है और उस पर क्या होता है, उस पर क्या चढ़ा होता है, VIR का इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो वो हम केबल यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जो इंडियन वेल्कनाइज रबड़ होता है, उसका इंसुलेशन वायर पर चढ़ा होता है और उसके ऊपर चढ़ा होता है कॉटन सिल्क कवर्ड चढ़ा होता है। तो वो हम केबल यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67। क्लास ए प्रकार के एम्पलीफायर का जो चालन एंगल, कंडक्शन एंगल का मान क्या होगा।
देखो जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसके लिए जो कंडक्शन कोण का मान होता है वो 360 डिग्री होता है, या फिर कह सकता हूँ फेज शिफ्ट की वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि 360 डिग्री मतलब एक पूर्ण चक्कर होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, पावर फैक्टर व्युत्क्रमानुपाती को कहा जाता है। जो पावर फैक्टर का, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर होता है 1/cos⁵ होता है, 1/cos⁵। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि पावर फैक्टर क्वालिटी फैक्टर का इन्वर्स होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस प्रकार का मापदंड एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता। देखो एसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होते हैं, जबकि डीसी में किसी भी प्रकार का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं होता है। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से एसी में चार्जिंग करंट फ्लो होती है जबकि डीसी में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, डीसी मशीन वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो मशीन होती है ये एक प्रकार का जनरेटर होती है, ये एक प्रकार का क्या होती है, जनरेटर होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, विद्युत रासायनिक तुल्य की इकाई क्या होगी। तो देखो यहाँ से पूछता है ई, सी और ई, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और जो इसकी इकाई होती है m/I/T मैंने लिखा था, तो इसका आएगा ग्राम पर कूलाम, ग्राम पर कूलाम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक साइनसोइडल वेव एसी के लिए पीक फैक्टर का मान क्या होगा। एसी के लिए जो पीक फैक्टर होती है उसके लिए मान क्या होता है। देखो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर बराबर होता है यहाँ से तो पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, बात करूँ मैं फुल वेव के लिए तो इसका वैल्यू होता है √2 साइनसोइडल के लिए। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, 1.414। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका ऑप्शन सी, इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक अर्धचालक में बैंड होता है। देखो एक अर्धचालक में बैंड की बात करते हैं तो एक अर्धचालक के लिए बैंड होता है, एक तो होता है वैलेंस बैंड होता है और एक होता है कंडक्शन बैंड। इसके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है वो पूर्ण रूप से फिल होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है जबकि कंडक्शन बैंड खाली होता है। तो इसमें देखते हैं यहाँ से कि एक लगभग रिक्त चालन होता है। तो इन एक लगभग रिक्त चालन, तो यानी वैलेंस बैंड क्या होता है इसमें, ठीक है, पूर्ण रूप से रिक्त रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वैलेंस बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है जबकि कंडक्शन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक लगभग रिक्त चालन बैंड। ठीक है, जो चालन बैंड होता है वो जो पूर्ण रूप से रिक्त रहता है। तो इसका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, एसी आपूर्ति में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को कहा जाता है। ठीक है, तो एसी में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, पर सेकंड चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T, यानी कि जो प्रति सेकंड जो साइकिल होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि चक्र प्रति सेकंड को हम आवृत्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ से 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। किसी मशीन पर केबल लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को क्या कहा जाता है। किसी मशीन पर जो केबल में लोड धारा ले जाने वाली वाइंडिंग को कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, इसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो लोड वहन करती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।